हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स एक कंप्लीट फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर हम आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियोस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने आपको एक या दो वीडियो दे दिया उसके बाद में बाकी के वीडियोस के लिए हम आपसे कोई फ़ी चार्ज कर रहे हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो सारे वीडियोस आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए और मेरे लिए, हम दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में जो हमारा लास्ट सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर नंबर 10, हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के इस वीडियो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो टोटल 10 सैंपल पेपर हमारे सॉल्व हो गए, प्लस एक सैंपल पेपर कौन सा, जो कि सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया था, वो वाला सैंपल पेपर। तो इंक्लूडिंग दिस वीडियो टोटल 11 सैंपल पेपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं और ये 11 की 11 सैंपल पेपर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इसके बाद में आपको बहुत सारे अब वीडियोस मिलेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, मैप बेस्ड क्वेश्चन, और साथ ही साथ एक चैप्टर को मात्र मैं 15 से 20 मिनट में समझा दूंगा। ऐसे में बहुत सारे आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो आप लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस से एकदम निश्चिंत रहें। जब तक आप लोगों के साथ मैग्नेट ब्रेन्स है तब तक आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अच्छे मार्क्स लाना हमारी जवाबदारी है, मैग्नेट ब्रेन्स की जवाबदारी है। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हम लोग सैंपल पेपर नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स पर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा स्टडी मटेरियल उपलब्ध है, जैसे पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी सोल्यूशन। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी, इन किताबों के बारे में और जानकारी हासिल करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके आप इन बुक्स के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं। ऑल्दो हम पिछले 10 सैंपल पेपर, 9 सैंपल पेपर से वही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार और सही इंपॉर्टेंट होता है। 3 घंटे आपको मिलेंगे पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए और टोटल हमारा 80 नंबर का पेपर है ये, ठीक है। यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। पहला जनरल इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। जो पहले 12 क्वेश्चन है, फर्स्ट से लेके 12 तक जो पहले 12 क्वेश्चन है वो कितने? वो 1 नंबर के हैं, ठीक है, और वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13 to 18 आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 13 to 18 है वो 2 नंबर के हैं। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड्स, और इनको हमें आंसर लिखना है 50 शब्दों में। 2 नंबर को हमें 50 शब्दों में आंसर लिखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 to 23 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच, आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। जो क्वेश्चन नंबर 19 to 23 है वो 4 नंबर के होने वाले हैं। एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स, और यहाँ पे आंसर 100 शब्दों से ज़्यादा में, 100 शब्दों में लिखना है। सो 2 मार्क्स का अगर होगा तो 50 शब्द, 2 मार्क्स का होगा तो 50 वर्ड्स, 4 मार्क्स का होगा तो 100 वर्ड्स, और 6 मार्क्स का होगा तो 170 वर्ड्स, ठीक है। 2 मार्क्स में 50, 4 मार्क्स में 100 एंड 6 मार्क्स में 170 वर्ड्स में आंसर लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 24 to 26, 24, 25, 26, ये जो 3 क्वेश्चन है उसमें से एक पैसेज बेस्ड है, एक कार्टून बेस्ड क्वेश्चन एंड मैप बेस्ड क्वेश्चन। वी हैव टू आंसर देम अकॉर्डिंगली, जैसे पूछा गया है उस हिसाब से हमें आंसर करना है। देन क्वेश्चन नंबर 27 to 30 आर ऑफ 6 मार्क्स ईच। आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 170 वर्ड्स। 170 शब्दों के अंदर में आंसर लिखना है। ये 4 क्वेश्चन जो आएंगे 6 नंबर के रहेंगे, और इन चारों क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस रहेगी, है ना। या तो क्वेश्चन ये वाला अटेम्प्ट करो या फिर ये वाला अटेम्प्ट करो, तो और करके क्वेश्चंस रहेंगे। इंटरनल चॉइस हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल रहेगी, जो कि सही भी है, क्योंकि अगर 2-6 नंबर के क्वेश्चन नहीं बने तो सीधा सीधा 12 नंबर का घाटा हो जाएगा। तो सही भी है कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें इंटरनल चॉइस मिल रही है, तो ये एक अच्छी बात है। सो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए। पहला एमसीक्यू, डैश वाज द प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा एट टाइम ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन थे? फिडेल कैस्ट्रो, राउल कैस्ट्रो, विंसेंट कैस्ट्रो, एलिस कैस्ट्रो।
तो अगर किसी ने कैस्ट्रो इतना ध्यान रख लिया होगा तो आप लोग गलत हो जाएंगे, क्योंकि अब हमें नाम यहाँ पे बदल दिए गए। तो क्यूबल मिसाइल क्राइसिस के दौरान कौन प्रेसिडेंट थे? सो ही वॉज, ऑप्शन नंबर ए, फेडरल कैस्ट्रो, ही वॉज द प्रेसिडेंट जब यहाँ पे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। तो ठीक है, क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जैसे ही जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस? यहाँ पे कौन सा कमीशन बनाया गया था देश के आज़ादी के बाद में फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? सो इलेक्शन कमीशन, प्लानिंग कमीशन, शाह कमीशन, नीति आयोग। सो इट इज सिंपल है, प्लानिंग कमीशन बनाया गया था, प्लान डेवलपमेंट, ताकि इंडिया का प्लान डेवलपमेंट हो, सो दैट इंडिया का प्लान डेवलपमेंट हो पाए। तो प्लानिंग कमीशन ने प्रॉपर प्लान बनाए थे, और हम लोग प्लानिंग कमीशन क्या काम कर रहा था? 5 ईयर्स प्लान बना के देना, 5 ईयर का प्लान बना के देना, 5 ईयर प्लान बना के देना। ठीक है, ये काम था यहाँ पे प्लानिंग कमीशन का, 5 ईयर्स प्लान बना के देना। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 एक सिंपल क्वेश्चन था। अगर ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको आपकी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना होगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बार बार रिवाइज करो। और इन सैम्पल पेपर को कथा के तौर पे नहीं लेना है कि सर कुछ भी पढ़ा रहे हैं एज एन कथा सुन लो, कथा अच्छी चल रही है ऐसा सुन लो, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पेन पेपर लेके बैठिए, चेक करते चलिए कि आप कितने पानी में हैं, अपने आप को आप इवैल्यूएट करिए और देखिए कि 80 मार्क्स में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, अगर लॉन्ग आंसर भी है तो ऐसा नहीं पूरा आंसर लिखना है, शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट तो आप लिख ही सकते हैं, और वो पॉइंट मेरे बताए गए पॉइंट से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो सैम्पल पेपर को क्या करना है? सैम्पल पेपर को सीरियसली लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलो? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ये जो 4 ऑप्शन है इसमें से एक जवाब जो है वो गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है। नाउ इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशन विथ ऑल पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री से इंडिया ने गुड रिलेशन बना के रखे थे। इंडिया रिलेशन विथ रशिया आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ बायपोलर वर्ल्ड। ठीक, रशिया एंड इंडिया हैव कोलैबोरेटेड ऑन वेरियस साइंटिफिक प्रोजेक्ट। सिंपल है, इंडिया एंड रशिया शेयर अ विजन ऑफ बायपोलर वर्ल्ड इज अ रॉन्ग आंसर। ठीक है, इंडिया ने कभी भी बायपोलर वर्ल्ड को सपोर्ट नहीं किया है कि जो पावर है वो 2 जगह सिचुएटेड हो, हमने कभी ऐसा विजन हमारा कभी नहीं रहा है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट इज द रशियन करेंसी इज, बहुत सिंपल है, द रशियन करेंसी इज रबल, पाउंड, येन, डॉलर। सो क्या होगी रशियन करेंसी? अरे कार्टूनों में भी देखा होगा ना बहुत बार, ऑप्शन नंबर ए दैट इज रबल। ठीक है, द रशियन करेंसी इज रबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले मैं इसके ऑप्शन पढ़ देता हूं। यही ऑप्शन क्या होंगे? यही ऑप्शन रिपीट होंगे आगे, मतलब नेक्स्ट असर्शन रीजन वाले में। सो पहला ऑप्शन ये बोलता है, पहले ऑप्शन देख लें, ऑप्शन सेम रहता है, बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। जो R है वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन क्या बोलता है? बोथ A and R are true and R is not the correct explanation of A। दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं लेकिन R is not the correct explanation of A। फिर थर्ड ऑप्शन बोलता है A is true and R is false। और फोर्थ ऑप्शन बोलता है R is true but A is false। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन हो गए हैं। अब यहां पे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। असर्शन, द आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुत्व वॉज फर्स्ट गिवन बाय वी.डी. सावरकर। द पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इज बेस्ड ऑन दिस आइडियोलॉजी। नाउ बताओ कौन सा सही है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये दोनों आर है लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, असर्शन एंड रीजन में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली आप कहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं? आप लोग कंफ्यूज रहते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में, है ना। बाकी ये 2 ऑप्शन तो सही है, तो इस
इस वाली चीज़ को भी मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और जो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में जो डाउट रहती है दैट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए या आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इन दोनों जो ऑप्शन है इन दोनों ऑप्शन के डाउट को भी मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसको लेके आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट अगेन असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, ऑप्शन सेम ही है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेनी डेवलप्ड नेशन हैव अडॉप्टेड अ स्ट्रिक्ट वीजा पॉलिसी। ठीक है, डेवलप्ड नेशन वांटेड टू रेस्ट्रिक्ट द इमिग्रेशन ऑफ फॉरेन नेशनल्स सो दैट देयर इज अ लेस कंपटीशन फॉर जॉब्स एंड रिसोर्सेज इन देयर नेशन। सो बताओ क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ने अपनी वीजा पॉलिसीज को रेस्ट्रिक्ट कर लिया है, क्योंकि वो जो कंपटीशन है अब उस कंपटीशन को कम रखना चाहते, वो नहीं चाहते कि बाहर से फॉरेन नेशनल्स आए और वो सारी नौकरियां ले जाए और उनके देशवासियों को जॉब ही ना मिले। ठीक है, समझ गए। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट ऑफ डैश विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। पुल्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका। इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कहाँ से पुल्ड आउट हुई थी विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव? ऑफ कोर्स इट इज श्रीलंका। श्रीलंका से इंडियन पीस कीपिंग फोर्स पुल्ड आउट हुई थी विदाउट अटेनिंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जब वहाँ पे LTTE और इन सब के बीच में जो हम लोग देख रहे थे, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट है LTTE के बीच में जब हम लोग कॉन्फ्लिक्ट देख रहे थे, वहाँ पे जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था श्रीलंका में, तब इंडिया ने इंटरवीन किया था और इसे हम लोग इंडियन फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा ब्लंडर भी कहते हैं, जो कि बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर कहते हैं। जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी। तो श्रीलंका इज द राइट आंसर ओवर हेयर। क्लियर। Next question. Now, Dash is the single largest contributor of economic resources to UN. USA, China, Russia, India. कौन है सबसे ज़्यादा largest contributor of economic resources to UN? सिंपल है, USA। USA सबसे ज़्यादा contribute करता है UN को रुपए देना, UN की सारी चीज़ों को ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा सिंगल लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर यहाँ पे USA है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर्सन coined as the chief architect of Indian foreign policy due to his contribution for NAM. जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर, VP सिंह। हम चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी कहते हैं और उनके कंट्रीब्यूशन में नाम की वजह से। तो कौन है वो? नन अदर देन आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल क्वेश्चन है। अगेन अगर ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना होगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रही है, तो इस चीज़ को आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? हु वॉज द लीडर ऑफ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी? JP नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम। सो इट वॉज जगजीवन राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन अगर NCERT ध्यान से पढ़िए तो सिंपल होगा। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्चुअल वाला आ गया, लेकिन ध्यान रहना चाहिए। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वॉज पास बाय पार्लियामेंट इन ईयर 2004, 2003, 2005, 2006। तो राइट टू इंफॉर्मेशन कब पास किया गया था पार्लियामेंट में? 2005 में। ठीक है, 2005 में इसे पास किया गया था। और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट, अभी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू मतलब कुछ कुछ चेंजेस लेके आए गए हैं। तो 2019 में इस एक्ट को अमेंड किया गया, मतलब इस 2005 वाले एक्ट में थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आए गए 2019 में, 2019 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The group in Sri Lanka that demanded a separate state for Tamil is LTTE, MNF, MNC, Al-Qaeda. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। इट इज़ LTTE। ठीक है, उन्होंने सेपरेट स्टेट की डिमांड की थी वहाँ पे जो तमिल्स रहते हैं उनके लिए। सो इसी के साथ हमारे MCQ होते हैं समाप्त। 1 मार्क वाले MCQ हमारे यहाँ पे होते हैं। क्वेश्चन, असर्शन, रीज़न मुझे आपको बताना है कि कैसे सॉल्व करना है, इसका आपको वीडियो मिल जाएगा। इस चीज़ से आप लोग निश्चिंत रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं।
व्हेन वाज आसियान रीजनल फोरम स्टैब्लिश, व्हाट वाज इट्स मेन ऑब्जेक्टिव। आसियान रीजनल फोरम कब स्टैब्लिश की गई थी और इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। The ASEAN Regional Forum was established in 1994. The main objective of ARF, ASEAN Regional Forum, was to accelerate economic growth and achieve social progress and cultural development. Second, to promote regional peace and stability based on the rule of law and principle of United Nations. ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अगर 2 नंबर का सवाल है तो मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगा, या तो आप 50 शब्द में आंसर लिख दीजिए, अगर पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो 50 वर्ड से एक्सीड मत कीजिए। अब 50 शब्द में गिनने मत लग जाना, एक अंदाज़ा लगा लेना कि एक लाइन में 10 शब्द आएंगे तो 5 लाइन में, या अगर एक लाइन में 9 शब्द आ रहे हैं तो यहाँ पे 6 लाइन में आप लोग आंसर लिख देंगे आपके उसमें। ठीक है, नहीं तो सबसे अच्छा है 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिख दीजिए। जो 2 पॉइंट्स, वो भी जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन 2 पॉइंट्स को आप लोग लिख दीजिए। ठीक है, 2 पॉइंट्स और 50 वर्ड्स ये आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग समझते हैं व्हेन वाज आसियान रीजनल फोरम स्टैब्लिश, व्हाट वाज इट मेन ऑब्जेक्टिव, ये बता दिया है। 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। मेन ऑब्जेक्टिव टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ था, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल डेवलपमेंट, रीजनल पीस, स्टेबिलिटी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने का था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is the government of India suspicious of Pakistan? Give 2 reason। हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा पाकिस्तान को लेके डाउटफुल क्यों रहती है, आप 2 रीजन बताइए। Now the following are the 2 reason। बिना कोई इधर उधर की बातें करे, टू द पॉइंट आओ, स्ट्रेट आओ। 2 नंबर के क्वेश्चन है, अगर पूरा पन्ना भर दिया तो भी 2 नंबर मिलेंगे, और 2 पॉइंट बहुत अच्छे लिख दिए तो भी 2 नंबर मिलेंगे। सो इट इज अप टू यू, आपको क्या करना है। द इंडियन गवर्नमेंट ब्लेम पाकिस्तान गवर्नमेंट for using a strategy of low-key violence by helping the Kashmiri militants with arm, training, money, protection to carry out terrorist strike in India। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा पाकिस्तान की सरकार पर एलिगेशन लगाती है क्या, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर रही है, डायरेक्टली भी वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन कश्मीर में सप्लाई कर रही है, वहाँ पे लोगों को भड़का रही है और वो वहाँ पे वायलेंस फैला रही है, टेररिस्ट गतिविधियों को फैला रही है। The Indian government also believes that Pakistan has aided the pro-Khalistani militants with arms and ammunition during the period 1985 to 1995। जब खालिस्तानी मूवमेंट इंडिया में हुआ था तो इंडियन गवर्नमेंट ये भी जानती है कि पाकिस्तान ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था, बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड एम्यूनेशन दिए थे। तो जो हमारा खालिस्तान मूवमेंट था उसमें भी पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हमेशा डाउटफुल रहती है, क्योंकि पाकिस्तान टेररिज्म को नहीं छोड़ता है, पाकिस्तान पीस की बात नहीं करता है, एंड हम पीस के बेसिस पे बात करते हैं। हमारी गवर्नमेंट का एक स्टेटमेंट है, टेररिज्म एंड टॉक्स कैनॉट गो टुगेदर। या तो अब टेररिज्म चल रहा है तो हम बातें कैसे करें, आप टेररिज्म मत कीजिए, हम बातचीत करेंगे, सारे इश्यूज़ को हम लोग रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कंप्लीटेड एंड बाय व्हेन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया कैसे कंप्लीट हुआ और कब तक हुआ, हमें इसके बारे में देखना है। द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट वॉज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इन 1972। मेघालय वॉज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम इन 1972। मणिपुर, त्रिपुरा टू इमर्ज एज सेपरेट स्टेट। ठीक है, मेघालय 1972 में बनाया, आसाम से निकल के, आसाम से अलग करके, मतलब आसाम से ही हमने एक और स्टेट बनाया। मणिपुर और त्रिपुरा भी एक सेपरेट स्टेट बने। द स्टेट ऑफ मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश केम इन टू बीइंग मच लेटर। नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट इन 1963। तो हर स्टेट के बारे में बता दीजिएगा कि नागालैंड कब बना, ये कब बना। आसाम से अलग होके भी बहुत सारे स्टेट बने तो उनका नाम बता दीजिएगा। मैंने पहले भी बोला और आज फिर बोलता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन आपको बहुत ध्यान से, रीऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन बहुत ध्यान रखना है आपको। इनके ईयर बहुत ध्यान रखने हैं, इन पे पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। यहाँ नहीं तो कहाँ पे, मैप वर्क में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सैम्पल पेपर बताओ मैं क्यों इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, सैम्पल पेपर में इसलिए इंपॉर्टेंट बोलता हूँ क्योंकि जो रीड इन बिटवीन द लाइन्स है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि ये जो बातें रहती है ये हम आपको एक वीडियो में हम ऐसे बता रहे, तो इन चीज़ पे फोकस कीजिए, नहीं तो उस दिन पेपर में रोगे। जो चीज़ें आप छोड़ते हो ना वही सीबीएसई पूछता है, और हमें पता है बच्चे क्या छोड़ते हैं। बच्चे सब कुछ पढ़ लेंगे लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ईयर ध्यान नहीं रखेंगे और सवाल वहीं से आएगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों को नहीं छोड़ना है, जो चीज़ आप छोड़ोगे सवाल वहीं से बनेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? ये वाली चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स बढ़ेंगे। व्हाट वेर सम ऑफ द रीजन दैट वर गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू फॉर डिसाइडिंग इंडिया फॉर डिक्लेयरिंग इंडिया ए सेक्युलर स्टेट? कौन कौन से रीजन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिए गए थे जब इंडिया को एज ए सेक्युलर स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था? सो द रीजन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू वर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन all Muslims of India has not left India. Nehru wanted the Muslim who did not leave India to feel secure and equal to the other citizen of the country. जब देश का पार्टीशन हुआ था तो सारे मुस्लिम ने देश को नहीं छोड़ा था, इंडिया को नहीं छोड़ा था, मतलब मतलब उस साइड पाकिस्तान बना था और इंडिया, तो सारे मुस्लिम्स यहाँ के वहाँ नहीं गए थे। तो नेहरू को उनके अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना था कि अगर आप यहाँ रुक गए तो ऐसा नहीं कि आपके साथ में कुछ आपका कोई एक्सप्लॉयटेशन वगैरह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो एक वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना था। नाउ ही वॉज ऑफ ओपिनियन दैट बीइंग सिटीजन ऑफ इंडिया मुस्लिम हैव इक्वल डेमोक्रेटिक एंड फंडामेंटल अपॉर्चुनिटी। क्योंकि यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया है तो यहाँ पे जितने भी रिलीजन के लोग हैं, स्पेशली जो समय मुस्लिम्स वगैरह रुके थे, उनके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, डेमोक्रेटिक अपॉर्चुनिटी है, फंडामेंटल अपॉर्चुनिटीज़ है, ये सारी चीज़ें बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट वेर सम ऑफ द आउटकम ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? कौन कौन से हमें कुछ आउटकम्स बताना है इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान रखें 2 मार्क्स का सवाल है, 2 पॉइंट या 50 शब्द में हमें सम अप करना है। द आउटकम ऑफ इंडियन मॉडल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, जो इंडिया का जो मॉडल था मिक्स्ड इकोनॉमी का, कैपिटलिस्ट प्लस कम्युनिस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का जो मिक्स था, हमें उसका बताना है। मच ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज वर लेफ्ट इन प्राइवेट हैंड। जो एग्रीकल्चर था, ट्रेड एंड इंडस्ट्री था, उसे प्राइवेट हैंड के पास में छोड़ दिया गया था। द स्टेट कंट्रोल की हैवी इंडस्ट्री, प्रोवाइडेड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन रेगुलेटेड ट्रेड, crucial intervention in agriculture. This lead to growth of both private and public sector, which became the basis of for future development. यहाँ पे हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर था, ट्रेड इंडस्ट्री था, वो प्राइवेट सेक्टर के पास में, प्राइवेट हैंड के पास में रह गया और स्टेट के पास कुछ हैवी इंडस्ट्रीज वगैरह आ गई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिला, साथ ही साथ में इस ग्रोथ में हमें अच्छा तालमेल देखने को मिला। किस किस के बीच में तालमेल? प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में यहाँ पे हमें अच्छा खासा तालमेल देखने को मिला। उस वाले पॉइंट को भी हमें यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर है? ये चीज़ भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री? इंडिया का स्टेट कैसा था, मतलब उस समय इंडिया का स्टेट इन द सेंस इंडियन स्टेट कैसा था, मतलब इंडिया कैसा था जब लाल बहादुर शास्त्री ने टेन्योर संभाला? ऑल्दो उनका एक ब्रीफ पीरियड था, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने तब इंडिया की हालत कैसी थी, आपको उसके बारे में लिखना है। सवाल ये पूछ रहा है कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे तब इंडिया की हालत कैसी थी। द इंडियन इकोनॉमी हैव बीन स्टैग्नेटिंग इन प्रीवियस फ्यू ईयर. There has been slowdown in rate of industrial growth and balance of payment problem had worsened. But at that moment, most serious problem was the severe shortage of food. Agriculture production had slowed down. There was a severe drought in several states in 1965 and buffer stocks were depleted to a dangerous extent. यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ थी वो नीचे आने लग गई थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो हो चुकी थी, साथ साथ में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हमको देखने को मिले। उसी के साथ में हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले। बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैसे देखने को मिले? एग्रीकल्चर का अगर हम लोग देखें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देखें या शॉर्टेज ऑफ फूड देखें, तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी डाउन ट्रेंड में जा रही थी, इंडस्ट्रीज भी डाउन ट्रेंड में जा रही थी, एग्रीकल्चर भी डाउन ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें डाउनवर्ड ट्रेंड में जा रही थी। Clearly, long-term measures were needed to deal with the situation, but these were not taken particularly as Chief Minister of Food Grain Surplus states refused to cooperate.
ठीक है, कुछ कॉपरेशन वाली चीज़ें मतलब लॉन्ग टर्म मेजर्स लेना था, कॉपरेशन ज़रूरी थी, और जिन स्टेट्स के पास में भरपूर अनाज था उन्होंने कॉपरेट करने से मना कर दिया, उन्होंने दूसरे राज्य को देने से मना कर दिया। एट द सेम टाइम इस समय आप लोग वार के बारे में भी लिख सकते हो कि वार कंटिन्यूस, हमारा पाकिस्तान के साथ चल रहा था वार, प्लस यहाँ पे इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस, इंटरनल इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इसको 50 शब्द में या 2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना, ज़्यादा एक्सीड मत करना। कुछ कुछ चीज़ें देखो हम लोग आपसे एक्सपेक्ट ये की जाती है कि क्वेश्चन लॉन्ग भी बन सकता था, लेकिन कम शब्दों में चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करना है ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। आप लोग बहुत सारे बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे, सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे, तो बहुत सारे उसमें आपसे ये माना जाएगा, बहुत सारे उसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन भी होगा तो उसमें आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट की जाएगी कि कम शब्दों में अपनी बात कह देना। सिविल सर्विसेज में पन्ने भरने की नहीं बोलते, ठीक है, कि जब वहाँ मेंस का पेपर दोगे तो कम शब्दों में अपनी सारी बात कह जाना, ये कला आपको अभी से आनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट उस पर पढ़ते हैं। Why was Pandit Deendayal Upadhyay opposed to the idea of Western capitalist individualism and Marxist socialism? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैपिटलिज्म और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के क्यों अपोज थे? उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, उसके सब उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी क्यों दी? उन्होंने वेस्टर्न और जो ईस्टर्न आइडियोलॉजी थी दोनों के अपोज में क्यों थे? एक चीज़ ध्यान रखना है प्लीज़, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, प्लीज़ आप इनके बारे में, इनकी आइडियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से नहीं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है, 2014 के बाद में गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किए, गवर्नमेंट की स्कीम्स, ठीक है, 2014 के बाद से गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स लेके आए, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 2014 के बाद में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स रही है आपको उन पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है। क्लियर है, समझ आ रहा है ना? तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, जो चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उनको इंपॉर्टेंट ले। आसियान वे इंपॉर्टेंट है तो आसियान वे को इंपॉर्टेंटली लीजिए। इमरजेंसी वाला, इमरजेंसी के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप उसको करिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के ईयर को ध्यान रखना है तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान में रखिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपसे पेपर में पूछी जाएंगी। तो यहाँ पे पढ़ते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, या तो आंसर आप लोग कितने, या तो आंसर आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 100 शब्द में 100 वर्ड्स, ठीक है, 100 वर्ड्स, या फिर यहाँ पे क्या करना है 4 पॉइंट्स, 100 वर्ड्स में या 4 पॉइंट्स में, क्योंकि यहाँ पे 4 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। 100 वर्ड्स या फिर 4 पॉइंट्स में आपको क्या करना है, आंसर यहाँ पे लिखना है। ठीक, नाउ Pandit Deendayal Upadhyay opposed both Western and capitalist individualism and Marxist socialism. According to Deendayal Upadhyay, capitalist and socialist ideologies only consider the need of human body and mind. ठीक है, जो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट सोसाइटी है वो ह्यूमन माइंड की एक के पास है, या फिर ह्यूमन बॉडी या माइंड की एक काम ज़्यादा करवा रहा है एक दिमाग से कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ऑक्यूपाई करें। सो दे आर बेस्ड ऑन मटीरियलिस्टिक पर्पसेस। और कैपिटलिस्ट और सोशलिज्म को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मटीरियलिज्म, मटीरियल वर्ल्ड की बात करते हैं कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके पास में, एक बोल रहा प्राइवेट प्लेयर के पास में, एक बोल रहा कि कम्युनिटी के पास में हो। ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होता है, एक इंसान के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात नहीं की गई। वेरेस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इज मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। बेसिंग हिज फिलॉसफी ऑन इंटरनल कॉन्शियस or internal conscience, pure human soul, to be called Chitni Deendayal Upadhyay investigate a classless and casteless and a conflict-free social system. वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, बोलते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है और जो सोशलिज्म है, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, ये मटेरियलिस्ट वर्ल्ड की बात करता है। वो बोलते हैं कि नहीं, इंसान का डेवलपमेंट कब होता है, स्पिरिचुअल चीज़ से होता है। साथ ही साथ उन्होंने कास्टलेस और क्लासलेस, जो अमीर गरीब है, इस वर्ल्ड की बात की गई थी कि हर बॉडी का, हर सोल का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली कॉपरेशन और सारी चीज़ें होगी। ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की आइडियोलॉजी। ठीक, नाउ हाउ डिड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? इंडिया कैसे बेनिफिट हुआ है ग्लोबलाइजेशन से?
हमें वो बताना है, ईदर 4 पॉइंट और 100 वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर्स बड़े बड़े हैं, आप छोटे छोटे ही लिखेंगे। प्लीज स्टिक टू द वर्ड लिमिट, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ ऊपर ही लिख दे रहा हूँ, स्टिक टू वर्ड लिमिट, स्टिक टू वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट से हमें स्टिक रहना है। ठीक है, स्टिक टू वर्ड लिमिट। हाउ डिड इंडिया बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन? नाउ इंडिया बेनिफिटेड इन फॉलोइंग मैनर। पॉइंट लिखोगे, उन पॉइंट को बिल्कुल समझाना है। 4 नंबर का तो सिर्फ शिफ्ट फ्रॉम इंपोर्ट सब्सिट्यूशन टू एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इतना लिख के नहीं छोड़ना है, इसको समझाना है, लेकिन छोटा सा एक ब्रीफ में समझाना है। ठीक है, एक ब्रीफ में आपको समझाना है। ठीक, इंडिया ने क्या हुआ, पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट हम लोग चीज़ें करते थे, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करने लगे हैं। ग्लोबलाइजेशन से पहले हमारे यहाँ चीज़ें, हम बाहर से बहुत सारे सामान बुलवाते थे, इकोनॉमी को क्लोज रखा था, लेकिन अब हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अब हम गुड्स कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हम बाहर भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा रुपए कमाएं। द फेलियर ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी of industrial growth to achieve sustained growth forced India and other developing countries to pursue export-led growth strategy. It has been argued that by expanding export to other countries and getting required import from based on the respective comparative cost, developing countries will able to achieve faster rate of economic growth. ठीक है, नाउ फॉरेन कैपिटल इन्फ्लो, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आने लग गया। जो बाहर की कंट्रीज थी वो क्या करी थी, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश अब इंडिया में करने लग गई, फॉरेन कैपिटल इंडिया में आने लग गया। The globalization or integration of Indian economy with the world economy is also beneficial because it could give a boost to foreign capital inflow in form of portfolio investment and foreign direct investment. FDI वगैरह आने लग गई, अमेरिका वगैरह की कंपनी हमारे यहाँ निवेश करने लग गई। अब उन्होंने अगर हमारे यहाँ निवेश किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें। ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी आने लग गई, हम टेक्नोलॉजिकली पहले इतने आगे नहीं थे, आज की तारीख में इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, सॉफ्टवेयर में हम लोग बहुत आगे हैं। तो क्या हो गया कि वहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी वो इंडिया में ट्रांसफ़र हुई, उनको देख के हमने सीखा, हमने हमारे प्रोडक्ट्स बनाए, ये सारी चीज़ें हुई। देन इंक्रीज मार्केट एक्सेस, हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ गया है। ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा हुआ, हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पास भी बहुत सारी चॉइसेस होने लग गई है। पहले हमारे पास सिर्फ 2 दुकान की ऑप्शन था, अब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस है, जो ज़्यादा अच्छा देगा हम वहाँ से खरीदेंगे। तो इंक्रीज मार्केट एक्सेस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन फॉर द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया है उसमें कांग्रेस का डोमिनेंस हमें देखने को मिला, क्यों, वही रीजन है वाई। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कांग्रेस जो है, फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी ड्यूरिंग अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, कौन कौन से? कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोएलिशन, जो कांग्रेस है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल कोएलिशन की तरह काम करती है। यहाँ पे अलग अलग आइडियोलॉजी, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के लोग कांग्रेस में काम कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि जो भी कांग्रेस में है, जरूरी नहीं है कि उनको कांग्रेस की आइडियोलॉजी से सहमत होना है, कोई बात नहीं, आप अपोज कर रहे हो तो भी आप साथ में हो सकते हो। विद इन कांग्रेस हम लोग देख रहे थे कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी और है, तो कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी का काम कर रही थी, और इस अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन एक बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही थी ना। और कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने भली अगर आपकी आइडियोलॉजी अपोजिट है, स्टिल कांग्रेस ने यहाँ पे क्या किया, स्टिल कांग्रेस ने यहाँ पे आपको अच्छा खासा सपोर्ट किया है। क्लियर है? देन नेक्स्ट, टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शन। कांग्रेस में टॉलरेंस वही वाली बात है कि आप कुछ भी बोलो, हम कुछ भी बोले, आप हमारी बात से सहमत नहीं हो, हम आपकी से सहमत नहीं, कोई बात नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। कांग्रेस में टॉलरेशन वाली भावना थी, कोई बात नहीं भाई, अब थोड़ी सी तुम्हारी बात मान लेंगे, थोड़ी सी आप हमारी मान लो। कांग्रेस में ये स्ट्रैटेजी थी, उस समय लीडर में स्ट्रैटेजी थी कि सबको साथ में लेके चलना। ठीक है, सो एक ये स्ट्रैटेजी भी हमको यहाँ पे देखने को मिली। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप थर्ड पॉइंट, आप उसके बारे में आप वो रीजन लिख सकते हो कि इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमने देखा कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी थी। रोल बहुत सारे लोगों का है, सभी का है, देश की आज़ादी में सबका योगदान है, लेकिन एज एन पॉलिटिकल पार्टी की टर्म्स में बात करें तो कांग्रेस में हम लोग क्या देख रहे थे, कांग्रेस एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी
के उसमें निकली थी। कांग्रेस के जो वैल्यूज प्रिंसिपल थे, सेक्युलर कैरेक्टर, डेमोक्रेसी, इस सभी पे लोगों को विश्वास था। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे, एक ये पॉइंट भी हो सकता है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर थे वो अधिकतर, पूरे नहीं, अधिकतर कहीं ना कहीं कांग्रेस में थे। ठीक है, तो इसलिए भी हम लोग कांग्रेस का एक डोमिनेंस देखने को मिले। साथ ही साथ इतना स्टिफ अपोजिशन भी नहीं था, अपोजिशन था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं था, अपोजिशन था, बट इतना स्ट्रांग नहीं था। क्लियर है, तो ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है एक्सप्लेन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को हमें एक्सप्लेन करना है। नाउ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी आर, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो भी है, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी जो भी नहीं, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हैं, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये जो पॉइंट है इनको हमें क्या करना है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। इन पॉइंट को आप एक ब्रीफ में यहाँ पे बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमको बहुत अच्छे से समझाना है। नो फर्स्ट, नॉट टू फर्स्ट इनिशिएट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन वार। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी रहती है कि हम वार में सबसे पहले इंडिया अपने न्यूक्लियर वेपन नहीं निकालेगा। नॉट टू द फर्स्ट इनिशिएट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन वार। जब भी युद्ध होगा तो इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे विश्वास करता है। अगर तुम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करोगे तो ही हम करेंगे, हम सामने से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, प्लीडेड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट विथ वर्ल्ड सुपर पावर। हम भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर जो कैपेसिटी है हम उसको कम करेंगे। उसको हम कम कैसे करेंगे, अगर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज करेगी तो हम भी उसको यहाँ पे कम करें। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, अपोज न्यूक्लियर नॉन प्लॉरिफिलेशन ट्रीटी। ठीक है, हमने एनपीटी को अपोज किया है, जो कि जिसको कि इंडिया बोलता है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अभी कौन सी ट्रीटी है, क्या है, अभी इसके उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन इंडिया इस ट्रीटी को अपोज करता है। कंडक्टेड अ पीसफुल एक्सप्लोजन टेस्ट इन 1974 टू डेमोन्स्ट्रेट सेल्फ सफिशिएंसी इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। इंडिया ने अपना पहला टेस्ट किया, वो अनसक्सेसफुल रहा, फिर हमने दूसरा किया, ये मैसेज देने कि हम सेल्फ सफिशिएंट है। कभी वर्ल्ड हमें इस नज़र से ये ना देखे कि इंडिया कमजोर है। जी नहीं, इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, लेकिन इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री, तो हम इसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन वर्ल्ड को एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि यस वी आर अ न्यूक्लियर केपेबल स्टेट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, स्टेट द मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन पीरियड आफ्टर 1989। What different configuration of political parties these differences led to? इंडिया के जो मेन इश्यूज बताना है हमें 1989 के बाद में, इंडियन पॉलिटिक्स में जो मेन इश्यूज रहे हमें उन इश्यूज के बारे में बात करना है, और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इन डिफरेंसेस को कैसे सपोर्ट किया है, इन डिफरेंसेस पे क्या ओपिनियन रहे हैं, हमें वो भी यहाँ पे बताना है। सो द मेन इश्यूज इन इंडियन पॉलिटिक्स इन पीरियड आफ्टर 1989 जो रहे हैं वो कौन कौन से, वो हमें देख लेते हैं। द राइज ऑफ बैकवर्ड क्लास एज अ पॉलिटिकल फोर्स, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस, जो ओबीसी का जो रिजर्वेशन की जो मांग उठी है वो वाली चीजें। नाउ डिसीजन ऑफ नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशंस एंड सब्सिक्वेंट स्टेप, जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट की जाए, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाए, वो। Rise of politics based on religious identity and debate about secularism and democracy, जो हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिक्स जो होने लगे रिलीजियस आइडेंटिटी के नाम पे, डिबेट अबाउट सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, जो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी के ऊपर जो डिबेट है वो वाली। नाउ डिमोलेशन ऑफ बाबरी मस्जिद का डिमोलेशन, एंटी मुस्लिम राइट्स इन गुजरात में जो एंटी मुस्लिम राइट्स थे वो, एंड ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस एंड बिगनिंग एन एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स। यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज में क्या डिफरेंसेस, एक जो हमने देखने को मिला, यहाँ पे हमें देखने को मिला कि कांग्रेस का डोमिनेंस खत्म हो गया, कोएलिशन पॉलिटिक्स शुरू हो गई। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अग्री करती है कि ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने, जो एक और जो इशू है ग्लोबलाइजेशन का भी इशू इस समय आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, तो इसको बहुत सारी पार्टीज ने क्या किया, इसको बहुत सारी पार्टीज ने यहाँ पे इसे सपोर्ट किया है। ठीक है, इसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पे सपोर्ट किया, एक वो भी हमको यहाँ पे देखने को मिला है।
ठीक है, ये वाली चीजें। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी वो कोएलिशन में, मतलब गठबंधन की सरकार थी। तो यहाँ पे जब पॉलिटिकल पार्टीज आती थी तो आइडियोलॉजी को ना देखते हुए प्रैग्मेटिज्म, रियलिटी पे बात करते हैं। जैसे एनडीए गवर्नमेंट ने अपने पूरे 5 साल सरकार चलाए और सब लोग बीजेपी की आइडियोलॉजी से सहमत नहीं रखते थे, बट स्टिल उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स बढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैसेज है इसे पढ़ते हैं और आंसर करना है क्वेश्चन को। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये वाला हो गया। नेक्स्ट स्लाइड कर दूं, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है ताकि आप भी पढ़ो और फिर आंसर करो, नहीं तो कथा जैसे सो जाओगे। मैं इस पैसेज को पढ़ूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, एक्सप्लेन एक ब्रीफ पे जरा सा करूंगा, एक एक लाइन को नहीं समझाऊंगा। पैसेज पढ़ना, क्वेश्चन को आंसर देना है। India has supported the restructuring of the UN on several ground. India ने restructuring को support किया UN का on several ground. It believe that a strengthened and revitalized UN is desirable in changing world. India supports an enhanced role of UN in promoting development and cooperation among the state. India believes that development should be central to UN agenda, as it is a vital precondition for maintenance of international peace and security. One of the India's major concerns have been composition of Security Council, which has remained largely static, while UN General Assembly membership has expanded considerably. India considered that this has harmed the representative character of Security Council. It has also argued that an expanded Security Council with more representation will enjoy greater support in the world community. India support an increasing number of both permanent and non-permanent members. Its representatives have urged that the activity of Security Council have greatly expanded in past few years. The success to Security Council action depend upon political support of international community. Any plan for restructuring of Security Council should therefore be a broad-based. For example, the Security Council should have more developing countries in it. बेसिकली ये जो पूरा पैसेज है, ये पैसेज बात कर रहा है, इसकी समरी बता दूं तो यूएन रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म के बारे में बात कर रहा है। प्लस यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म में स्पेशल फोकस जो यहाँ पे दिया गया है, स्पेशल फोकस कि जो यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसकी साइज परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर की यहाँ पे जो सीट है उनको इंक्रीज करना चाहिए। ये 5 हैं तो 5 से और इंक्रीज होना चाहिए, नॉन परमानेंट मेंबर भी इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब जैसे इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया, यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा है तो इनको भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए ना, स्पेशली इंडिया को, जहाँ पे जो कि वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, जहाँ पे कुछ समय पे हम लोग सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो जाएंगे, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा है, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल कंट्रीज भी हैं, हम लोग अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं वर्ल्ड के डेवलपमेंट में, सो हमें भी मिलनी चाहिए। तो पूरा पैसेज इसके ऊपर है। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया, हाउ द डेवलपमेंट शुड बी इफ इट इज प्रपोज्ड बाय द यूएन। इंडिया के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए इफ इट इज प्रपोज्ड बाय यूएन? सेंट्रल टू यूएन एजेंडा, सेंट्रल टू सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, सेंट्रल टू द डेवलपिंग नेशंस और ऑल ऑफ द अबव। तो सेंट्रल टू यूएन एजेंडा, इंडिया के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट यूएन का जो एजेंडा है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। पहले यहीं पे ही मेंशन है, ठीक है, यहीं पे ही मेंशन है यूएन का एजेंडा, तो सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिल जाएगी, सारी चीज़ें पैसेज में ही मेंशन है। इस पैसेज में ही ध्यान से एक बार और पढ़ोगे तो चीज़ें दिखेगी, हूबहू लाइन की लाइन उठ जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, what has been one of the India's major concern in the UN? Ethnic conflict, refugee crisis, reforms of the Security Council और General Assembly। इंडिया का मेजर कंसर्न क्या है? तो ऑफ कोर्स रिफॉर्म्स इन द सिक्योरिटी काउंसिल। इंडिया बार बार ये बोल रहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स होना चाहिए, रिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये इंडिया का मेजर कंसर्न है। ठीक है, ये इंडिया का यहाँ पे मेजर कंसर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडिया सजेस्ट यूएन शुड इंक्लूड मोर कंट्रीज टू रिप्रेजेंट। ठीक है, इन सिक्योरिटी काउंसिल, इन जनरल असेंबली, इन यूनेस्को और इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंडिया कहाँ पे बोल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज होनी चाहिए? सिक्योरिटी काउंसिल में। सो इन सिक्योरिटी काउंसिल इंडिया बोल रहा है कि यहाँ पे परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर में यहाँ पे हमें इंक्रीज होना चाहिए,
यहाँ पे हम लोग एक इंक्रीज की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू इंडिया शुड बी अ प्लान फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? इंडिया के अकॉर्डिंग क्या प्लान होना चाहिए फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? ब्रॉड बेस्ड, लार्ज स्केल, मोर इलेबोरेटिव और नन ऑफ द अबव? सो ब्रॉड बेस्ड होना चाहिए। इंडिया की सिक्योरिटी काउंसिल को और ब्रॉडन बेस्ड होना चाहिए, जहां पे डेवलपिंग वर्ल्ड, एशिया का और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, साउथ अमेरिका का, वर्ल्ड के हर रीजन का रिप्रेजेंटेशन वहां पे होना चाहिए। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मैप बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे। इन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया 4 states have been marked as A, B, C and D. Identify these states on the basis of information given below and write their correct name in your answer book along with the respective serial number of the information used and concerned alphabet as per the following format. यहाँ पे स्टेट है, 5 स्टेट है, A, B, C, D। ये जो 5 स्टेट है, इन 5 स्टेट पे हमें मार्क करना है। कैसे मार्क करना है? ये जो इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। अ स्टेट विच वॉज अ प्रोटेक्टरेट ऑफ इंडिया बट बिकम अ 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। सो कौन सा होगा? पहला वाला सिक्किम। ठीक है, सिक्किम 22nd स्टेट बना और ये इंडिया का एक तरीके से प्रोटेक्टरेट है, ये इंडिया का एक तरीके से सिक्किम 22nd स्टेट बना है। काफ़ी बाद में सिक्किम को, मतलब सिक्किम का यहाँ पे हम लोग देखते हैं, और सिक्किम की जो लोकेशन है कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए सिक्किम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेट विच इज रिलेटेड विथ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 370 में सब लोग जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अ स्टेट वेयर द चिपको मूवमेंट बिगेन। चिपको मूवमेंट ऑफकोर्स उत्तराखंड में। अ स्टेट विच इज लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय नक्सलाइट। तो नक्सलाइट में हम लोग वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट यहाँ पे था, नक्सलाइट ये है, सिक्किम ये है, 370 दैट इज जम्मू एंड कश्मीर ये है। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? ठीक, क्वेश्चंस भी एक बार करूंगी आपके सामने। ये रहे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, मैप वर्क का एक ही सिद्धांत है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। मैं आप लोगों को और भी प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। मैप वर्क पे आपको स्पेशल प्रैक्टिस जारी रखना है, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। पिक्चर बेस्ड में यहाँ पे मैप ही है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दें तो स्टडी द मैप एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ये यूएसएसआर को डिपेक्ट कर रहा है, रशिया को, कम्युनिज्म, ये वाली चीज़ें यहाँ पे डिपेक्ट कर रहा है। ये वाला मैप अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको डिपेक्ट कर रहा है, मतलब कार्टून इसको डिपेक्ट कर रहा है। ठीक, इसको देख लिया, हटू क्या मैं एक बार। ठीक है, ये चीज़ आपने देख ली। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट हैज बीन कोटेड एज कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म। कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म को कौन सा इंसिडेंट बताता है? Gorbachev failure to get desired result through his reform, disintegration of Soviet Union, the Soviet Union had become stagnant in administration, people were not satisfied with the Soviet system and government lost popular backing. So option is option number B, disintegration of Soviet Union बताता है collapse of communism, है ना। disintegration of Soviet Union से हमें ये मैसेज वर्ल्ड को जाता है कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे collapse हो गया। किसका collapse? हमें कम्युनिज्म का हमें यहाँ पे collapse देखने को मिला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉज पॉपुलर फॉर इट्स डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। कौन सी कंट्री पॉपुलर है अपने डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम के लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, क्यूबा, ईस्ट जर्मनी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन नेक्स्ट, द ग्रुप ऑफ टू कंट्रीज बिलोंग टू सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। दो कंट्रीज हो कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, वो कौन सी है? इंडिया एंड पाकिस्तान, जर्मनी एंड इटली, रशिया एंड यूक्रेन, चाइना एंड जापान। सो इट इज रशिया एंड यूक्रेन। जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटलिज्म को, जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कम्युनिज्म को, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है जिनको बाद में आज़ादी मिली, जैसे इंडिया वगैरह हो गया, पाकिस्तान, जिसे बाद में आज़ादी मिली है, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आता है। सो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में क्या हो गया? रशिया एंड यूक्रेन, जर्मनी और इटली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आएगा। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी। इनमें से कौन सा कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है शॉक थेरेपी का?
पहला, the rate of inflation rose high, the value of ruble, the Russian currency declined, the collective farm system got strengthened and food security was ensured, the old system of social welfare was systematically destroyed. So the correct answer is option number C. ठीक है, the collective farm system got strengthened and food security was ensured. क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है कि which was not, यहाँ पे क्या पूछा है, not पूछा गया है, which one of the following was not a consequences of shock therapy, यहाँ पे not पूछा है, तो इस चीज को हमको यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के टुवर्ड्स। तो अब यहाँ पे आ जाता है हमारे 6 नंबर के सवाल। 6 नंबर के सवाल को हमको या तो आप लोग यहाँ पे 6 पॉइंट्स में आंसर देंगे, 6 पॉइंट्स, या फिर 170 वर्ड्स, या फिर 170 वर्ड्स में। ठीक है, हमें वर्ड लिमिट को एक्सीड नहीं करना है, ये मैंने आपको अभी पहले भी बताया है। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द अर्थ समिट, हाउ फार द समिट प्रूव टू बी यूजफुल, एक्सप्लेन। और ध्यान रखें यहाँ पे क्वेश्चन और में आएंगे, मतलब 27 का एक पार्ट ये है, एक और दूसरा क्वेश्चन रहेगा। तो अर्थ समिट क्या था और ये समिट यूजफुल रही या नहीं रही, उसे एक्सप्लेन करना है। द अर्थ समिट वॉज अ कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन Rio de Janeiro, Brazil in June 1992. The focus of this conference was primarily on global environmental and relationship between economic science and environment in political context. ये बेसिकली ब्राज़ील में हुआ था, रायो में जो जगह है वहाँ पे हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। और बेसिकली ये जो है ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। आप लोग अर्थ समिट से रिलेट कर सकते हैं अगर किसी को कुछ नहीं भी पता है तो। जो सवाल है अर्थ समिट, वो इसमें इन्वायरमेंट वाला लिख देगा तो भी चल जाएगा कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड था। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, जो इन्वायरमेंट, जो पॉल्यूशन और ये जो तमाम तरीके का जो क्लाइमेट चेंज और जो तमाम समस्या देख रहे हैं उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी। अगर ये भी लिख दोगे तो भी सही हो जाएगा, एक गेस मार्क भी मार दोगे तो भी ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे गेस नहीं चल पाएगा। हाउ फार द समिट हैज़ बीन सक्सेसफुल और यूजफुल। द रायो समिट प्रोड्यूस कन्वेंशन डीलिंग विद द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड फॉरेस्ट्री, जैसा कि मैंने बताया क्लाइमेट चेंज, एंड रिकमेंडेड अ लिस्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस कॉल्ड एजेंडा 21। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजेंडा 21 was intended to evolve an action at international, national, regional and local levels. There was unanimity or combining economic growth with ecological responsibility. This approach to development is commonly known as sustainable development. However, some critics indicated that Agenda 21 was biased in the favor of economic growth rather than ensuring ecological conservation. Forest principle is an informal name given to the non-legally binding authoritative statement of principle for a global consensus on management, conservation and sustainable development of all types of forest. It is non-legally binding document that makes several recommendations for conservation and sustainable development forestry. In 1994, the Montreal process began as a result of forest principle. यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताना कि एजेंडा 21 को अडॉप्ट किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई। कुछ लोग बोल रहे थे कि एजेंडा 21 एक बायस नेचर है, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा फोकस किया गया है, ना कि इन्वायरमेंट को फोकस किया गया है। और वही वाली चीज़ें हैं, देखो एक डिप्लोमेटिक आंसर कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं लेकिन स्टिल इन्वायरमेंट को लेके जितने भी स्टेप्स है वो फुलफिल नहीं रह पाए हैं। सभी देशों को साथ में आना होगा और काम करना होगा। एक डिप्लोमेटिक आंसर भी तुम लोग यहाँ पे एंड में आके लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। जो बात सही है मैं वो बता रहा हूँ कि हमें नंबर कैसे लेके आना है, तो वो ध्यान रखना है। एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनके बारे में बात करती। एंड में यही है कि मेजर्स लिए गए, मेजर्स का रिजल्ट भी देखा, लेकिन ये है कि हम एक सफिशिएंट उस पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हम काम नहीं कर रहे हैं। हमें ज़्यादा काम करना चाहिए, सारे देशों को और साथ में आने की ज़रूरत है। ये तमाम तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आपको और ध्यान रखनी है वाइल राइटिंग योर आंसर्स। क्लियर है? नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। Why have issues related to global environmental protection became the priority concern of the state since 1990s? जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो एक तरीके से कैसे प्रायोरिटी बन गया है 1990s से। Although environmental concern have a long history, awareness of environmental consequences of economic growth acquired an increasingly rapid character from 1960s onward. The Club of Rome published a book in 1972
title Limits to Growth, dramatizing the potential depletion of earth resources against the backdrop of rapidly growing world population. Environmental agencies began holding international conferences and promoting detailed studies to get a more coordinated and effective response to environmental problems. Since then, environment has emerged a significant issue of global politics. ऐसा नहीं है, 1990 से पहले भी बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के ऊपर बात हुई, लेकिन एक बुक आई थी लिमिट्स टू ग्रोथ। ये जो बुक है लिमिट्स टू ग्रोथ, इस बुक ने एक तरीके से पूरे वर्ल्ड का ध्यान इन्वायरमेंटल इश्यूज पे ध्यान केंद्रित कर दिया। सभी लोग ने इस बुक को देख के पढ़ के इस बुक के ऊपर तमाम चीज़ें वो सारी देख के सभी को लगा कि नहीं, इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम ग्लोबल पॉलिटिक्स से मिस कर रहे हैं, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हर देश को इम्पैक्ट कर रहा है। वाटर लेवल, ओशंस में वाटर लेवल बढ़ रहा है। जो कोस्टल एरियाज़ है वो एक समय पे ऐसा है कि वो एक डूब जाएंगे, कर जाएंगे। तो और हमने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट को ध्यान दिया कि हम कहीं इन्वायरमेंट को भूल गए हैं। और क्लाइमेट चेंज का ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज का सारी कंट्री पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो सारी कंट्रीज़ उसको लेके कंसर्न है। The growing focus on environmental issue within the arena of global politics was firmly consolidated at United Nations Conference on Environment and Development held in Rio, Brazil in June 1992. This was also called Earth Summit. The summit was attended by 170 states, thousands of NGOs, many multinational corporations. The summit produced convention during the dealing with the climate change, biodiversity, forestry, and recommended a list of development practices called Agenda 21, but it left unresolved considerable difference and difficulties. There was a consensus on combining economic growth with ecological responsibility. This approach to development is commonly known as sustainable development. फिर जब ये इशू आया तो फिर अर्थ समिट ऑर्गेनाइज की करवाई, जो भी कि हमने अभी बात करी। अर्थ समिट हुई 1992 में। अर्थ समिट 1992 में हुई तो उससे एजेंडा 21 निकला। एजेंडा 21 में बात की गई कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है, लेकिन हमें साथ में यहाँ पे जो इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ में जो इन्वायरमेंट के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। हमें उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में फोकस हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन 2 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव डेवलपमेंट्स इन इंडो बांग्लादेश रिलेशन। 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव डेवलपमेंट हमें बताना है इंडो बांग्लादेश रिलेशन में। इकोनॉमिक रिलेशन हैव बीन इम्प्रूविंग कंसिडरेबली इन लास्ट 10 ईयर। इकोनॉमिक रिलेशन हमारे सुधर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें हो रही है। बांग्लादेश इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी टू लिंक अप साउथ ईस्ट एशिया वाया म्यांमार। बांग्लादेश हमारा लुक ईस्ट पॉलिसी का पार्ट है। बांग्लादेश एक तरीके से हमारी पहली कंट्री है साउथ ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी का, जो कि म्यांमार से हमको कनेक्ट कर रहा है। बोथ द कंट्रीज हैव कोऑपरेटेड रेगुलरली ऑन द इशू ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंट। दोनों कंट्रीज डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट, ट्रेड, ये सारी चीज़ों में हमारा कॉपरेशन अच्छा खासा चल रहा है। और अगर हमारे टेंशन्स भी हैं तो दोनों साइड की गवर्नमेंट क्या करी, दोनों साइड की गवर्नमेंट एक तरीके से प्रोएक्टिव मोड पे है। प्रोएक्टिव मोड इन द सेंस प्रोएक्टिव मोड पे है कि डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन से क्या होगा, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन से यहाँ पे हम सारी चीज़ें सुलझा सकते हैं। नाउ 2 नेगेटिव डेवलपमेंट। डिफरेंस ओवर सेवरल इशूज इंक्लूडिंग द शेयर ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स। वाटर शेयरिंग का लेके हमारा डिस्प्यूट है। India is unhappy on the issue of denial of Bangladeshi immigrants into Indian territory. Its support to anti-Indian Islamic fundamentalist group and Bangladesh refusal to allow troops to move through its territory to northeastern India. हमारा जो बांग्लादेश से जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, उनको जब हम वापस डिपोर्ट कर रहे हैं तो बांग्लादेश उन्हें नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो वहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया के खिलाफ काम कर रही है, बांग्लादेश की सरकार उन पे कोई एक्शन नहीं ले रही, उस पे हम लोग हैं। और इंडिया बांग्लादेश को डिनाई करना कि इंडियन फोर्सेस बांग्लादेश की टेरिटरी से, मतलब हमने बोला था कि जो इंडियन फोर्सेस है, अगर आप लोग मैप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग मैप बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो यहाँ पे
चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर, एक पतली सी एक वो स्ट्रिप ही समझ लो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश से परमिशन मांगी थी कि अगर हमारी आर्मी को यहाँ पे जाना है तो क्या आप यहाँ से ऐसे गाड़ियाँ, ऐसे आर्मी वाले लोगों को आपकी कंट्री से बस यहाँ से यहाँ जाने दोगे, मतलब हमें तो सिर्फ यहाँ जाना है तो क्या आप जाने दोगे। तो यहाँ पे बांग्लादेश गवर्नमेंट का डिनायल रहा है, जिसको लेके कि हमारे थोड़े से रिश्ते में ऐसा है कि मतलब सही नहीं है, ठीक है। तो एक ये वाली चीज़ हमारा लूप होल्स में आप लोग लिख सकते, ठीक है। Now evaluate any three major factor responsible for making of European Union a political force from being an economic force। कुछ हमें 3 फैक्टर्स बताना है जो कि यूरोपियन यूनियन को एक पॉलिटिकल फोर्स बनाती है, जो कि पहले एक इकोनॉमिक फोर्स हुआ करता था। The Council of Europe, established in 1949, was set up forward in a political cooperation. European Economic Community in 1957 acquired a political discussion leading to creation of European Parliament। सबसे पहले पार्लियामेंट बनना, अगेन अ पॉलिटिकल स्टंट है ये। Disintegration of Soviet Union put Europe on the fast track and resulted in the establishment of European Union 1992. It has its own flag, anthem, founding dates and currency. EU being the world biggest economy has its own political influence also। ठीक है, अगर हम कंबाइन ईयू को साथ में ले लें जितनी भी कंट्री, तो इनकी इकोनॉमी वन ऑफ द बिगेस्ट में आ जाती है। ईयू का अपना फ्लैग है, एंथम है, इनकी अपनी पार्लियामेंट है, इनकी अपनी करेंसी है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ईयू जो है वो पॉलिटिकल भी है, पॉलिटिकल फोर्स भी है रेदर देन इकोनॉमिक। शुरुआत ट्रेड और इनको लेके हुई थी, लेकिन हमने देखा कि धीरे धीरे ईयू एक सुप्रा स्टेट बन गया, एक सुप्रा नेशन स्टेट बन गया, एक पॉलिटिकल फोर्स बन गया है, ठीक। नाउ which social issues were brought to the attention of national media and union government by anti-Iraq movement। ठीक है, anti-Iraq movement से कौन कौन से social issues, कौन सा social issues एक national media में आया। The anti-Iraq movement was started against the consumption of alcohol, arak by men in Nellore, that is Andhra Pradesh. This habit was affecting the physical and mental health of men. Women in Nellore rose together to protest against the अरक, इसको कोई अरक बोलते, कोई अरक बोलता है, अगेंस्ट अरक, एंड एजिटेटेड टू द क्लोजर ऑफ वाइन शॉप। मतलब अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, उसमें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, सो वो हमारे लिए मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे जो अल्कोहल कंजम्पशन जो मैन कर रहे थे, तो उसके खिलाफ जो विमेन ने जो प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ मैन का साथ साथ में विमेन का भी खराब होते जा रहा था। वुमेन ने लेके इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया। इट वॉज अ मूवमेंट दैट इमर्ज ड्यू टू डोमेस्टिक वायलेंस कॉल्ड बाय द कंजप्शन ऑफ अरक। जो डोमेस्टिक वायलेंस, जब मेन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, देन डोमेस्टिक वायलेंस और ये सारी चीज़ें हैं। इट वॉज अगेंस्ट द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग विच अफेक्टेड द रूरल इकोनॉमी। This movement emerged through the women who had enrolled in an adult literacy drive. The movement highlighted the issue of injustice and जेंडर इनइक्वालिटीज। पर्टिकुलरली विमेन लेड मूवमेंट था, जो कि मेन जो अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं और उसके जो साइड इफेक्ट जो हो रहे थे उनकी फैमिली पर, ये तमाम चीज़ों को लेके ये वो था, ठीक है। और ये एक तरीके से एक नेशनल मीडिया में बहुत छाया। इन 2014 elections, people have voted for a stable government at center. Do you think that the era of coalition has ended? Support your answer with suitable argument। मैंने बोला है 2014 के बाद से कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर स्टेबल गवर्नमेंट और कोएलिशन गवर्नमेंट पे कुछ पॉइंट तैयार होने चाहिए आपके पास में। स्टेबल गवर्नमेंट और कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर कुछ पॉइंट तैयार होने चाहिए। साथ ही साथ 2014 के बाद में गवर्नमेंट की स्कीम्स, गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी आपको पता होना चाहिए। ये स्कीम्स भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी केम इनटू पावर। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ देते चलेंगे कि कैसे कांग्रेस थे, फिर कांग्रेस से कोएलिशन और कोएलिशन से फिर हम एक वापस एक बीजेपी सिस्टम में हम लोग एंटर कर चुके हैं। तो एक ये ब्रीफ है, मैं ब्रीफ पढ़ देता हूँ, कहानी जैसे समझ में जाएगा। आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी केम इन पावर। इट रूल्ड ओवर द कंट्री एज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टिल 1977। One after the other, the government was represented by Congress Prime Minister like Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri, and then Indira Gandhi. It was due to some political upheaval, a state of emergency was declared in 1975. During emergency, all opposition leaders were jailed and constitutional power were seized.
It made all the opposition leader unite and form a first united party in the name of Janata Party, which came in power in 1977 in the general election held after the emergency. यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस सिस्टम हमें एक तरीके से देखने को मिल रहा था इमरजेंसी से पहले, लेकिन इमरजेंसी के बाद में हम लोग पहली बार देखते हैं, आफ्टर इमरजेंसी हम लोग पहली बार देखते हैं कि यहाँ पे किसकी सरकार आ जाती है, यहाँ पे जनता गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, जनता गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाती है। जनता गवर्नमेंट के बाद में हम लोग फिर से देखते हैं कि कांग्रेस अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है हमारे द देन प्राइम मिनिस्टर लेट मिस्टर राजीव गांधी के अंदर, एंड देन हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट, एंड देन आज के प्रेजेंट टाइम में आवर प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, इनके अंडर में हम लोग देखते हैं कि एक बीजेपी सिस्टम इस्टेब्लिश होता है। तो ये सारी चीज़ ये बताता है कि लोगों ने सबसे पहले एक फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट देखी, फुल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट से हम लोग कोएलिशन गवर्नमेंट में गए, कोएलिशन गवर्नमेंट के बाद में हमने क्या देखा, कोएलिशन गवर्नमेंट के बाद में हम लोग वापस से एक फुल मेजॉरिटी वाले गवर्नमेंट को हमने वापस से चुना। हमने क्यों चुना वापस से फुल गवर्नमेंट वाली मेजॉरिटी को, क्योंकि लोगों को लगा कि हो सकता है कोएलिशन में सबकी डिमांड को ध्यान रखना। कोएलिशन में क्या होता है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी 1 2 3 4 ये सब लोग मिलकर अपनी सरकार बनाए, तो एक मंत्री इसका, एक मंत्री इसका प्रधानमंत्री इसका, एक मंत्री इसका, तो यहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, करप्शन ये वाले चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक हम लोग देखते हैं स्टेबल गवर्नमेंट में ये रहता है कि जो बड़े बड़े डिसीजन है बहुत आराम से ले लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। और ये सिंगल पार्टी हमें बीजेपी दिखी, आप ये तमाम चीज़ें इसमें लिख सकते हैं, वही वाली चीज़ें स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, जो मैंने समझाया है उसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैं टाइम अपना वेस्ट इसमें नहीं करूँगा। ठीक है, हम ज़्यादा ही आगे आ गए, मैं टाइम अपना इसमें वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, सो अब हमें यहाँ पे आना है, वो वाला क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द रिफॉर्म प्रपोज्ड बाय द रिपोर्ट ऑफ UNCTAD विच केम आउट इन द ईयर 1972। तो यहाँ पे जो ये यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट है उसको लेके हमें बताना है। ठीक है, टू गिव LDC, the least developed countries, control over the natural resources exploited by the developed western country। जो least developed countries थी, LDCs जो है वो least developed countries को बता रहे हैं कि उनको natural resources पर कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रही है। देन टू ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट सो दैट LDCs could sell their products and therefore make trade and more beneficial for poorer countries। जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है इनको वेस्टर्न मार्केट में एक्सेस दी जाए ताकि ये लोग भी एक्सपोर्ट करें, इनका भी फायदा वहाँ पे हो। टू रिड्यूस दी कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, जो वेस्टर्न कंट्रीज अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रही है लीस्ट डेवलप कंट्रीज को, उसका कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस करना है। टू प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में ग्रेटर रोल की आवश्यकता है, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को वहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये था उस रिपोर्ट में। नाउ असेस द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हमें यूनाइटेड नेशन का रोल बताना है एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो नो डाउट अगर आज की तारीख में हम लोग बात करें तो देखो फ्लॉ सब में है, ऐसा नहीं है कि सब मतलब कमी सब में निकल जाएगी, मुझ में निकल जाएगी, आप में निकल जाएगी, लेकिन जितने भी इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ कहो ना कहो ये सब जानते कि यूनाइटेड नेशन जो है वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में से सबसे पावरफुल वही है। तो उसका क्या रोल है वो हमें थोड़ा सा समझना है। UN प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिस्कसिंग कंटेजियस इशू एंड फाइंडिंग सोल्यूशन। जितने भी वर्ल्ड के इशूज रहते हैं, क्रिटिकल इशू, कंटेजियस इशूज, सेंसिटिव इशूज, वो वहाँ पे डिस्कस होते हैं, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है। इट हेल्प्स मेंबर स्टेट टू रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम पीसफुली। जो भी मेंबर स्टेट्स होते हैं अगर आपस में कुछ तनाव चल रहा है तो यूनाइटेड नेशन पहले कोशिश करता है कि आपस में बातचीत से सारे मामले सुलझ जाएं। इट हैज सर्टेन इशू विच कैन नॉट बी डेल्ट इंडिविजुअली एंड एनी वन स्टेट, सो द स्टेट कम टुगेदर टू सॉल्व द इशू। कुछ इशू ऐसे हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती, बहुत सारे स्टेट को साथ पे आना है, जैसे क्लाइमेट चेंज वगैरह। तो यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड कोई समस्या है तो यहाँ पे ये सारे कंट्रीज साथ में आती है। हेल्प टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट हाउ टू कॉपरेट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह आइडियाज की कैसे कॉपरेट करना है। वर्क फॉर प्रिवेंटिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रिवेंट कॉपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट। और यूनाइटेड नेशन कोशिश करता है कि कॉन्फ्लिक्ट कम हो और कॉपरेशन ज़्यादा हो।
ठीक है, इसी के साथ हमारे 10 सैंपल पेपर यहाँ पे होते हैं समाप्त। मैंने आपको 10 सैंपल पेपर सॉल्व करवा दिए हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ इन सैंपल पेपर को बहुत सीरियसली ले, कथा जैसे ना ले। बहुत मेहनत लगी है सारी चीज़ें बनाने में, सीरियसली लीजिए, सारी चीज़ों को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। आप लोगों को और भी बहुत सारे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिलेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, अगर आप मेरे साथ में मेरे सारे वीडियोस देखते हुए जा रहे हो, सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, तो आपके 80 में से 70+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप मक्कारी नहीं करेंगे, मतलब आप वो नहीं करेंगे, क्यों कहते हैं, काम चोरी आप लोग नहीं करेंगे। आप लोग बड़ी मेहनत से अपना काम बहुत शिद्दत से आप उसे कंप्लीट करेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियो आप लोग यूट्यूब से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार ये होता है कि आपको यूट्यूब पे वीडियो नहीं मिल पाते हैं, आप शिकायत करते हैं। तो इसके लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक सोल्यूशन लेके आया है, वो है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे पहुंचने के लिए सिंपली गूगल पे जाइए, गूगल पे magnetbrains.com लिख के सर्च पर क्लिक करेंगे तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी। वहाँ से आप इन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ से आलसी आ रही सर कौन जाएगा, तो एक काम करो, सिंपली प्ले स्टोर पर जाओ, प्ले स्टोर से मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप के माध्यम से भी आप 100% फ्री इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपसे हाई क्वालिटी एजुकेशन का वादा करता है, जो कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता भी है। मैग्नेट ब्रेन्स पर ये तमाम सब्जेक्ट के वीडियोस आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, चाहे CUET हो गया, NTSC ओलंपियाड, हिंदी मीडियम हो गया, इन सभी के वीडियोस आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। अच्छा, बोर्ड एग्जामिनेशन की बात हो ही रही है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए बहुत सारे बुक्स और ई-बुक्स लेके आया है, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनके बारे में और जानकारी हासिल करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसके सहारे, उसके माध्यम से आप और जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से, फेसबुक पेज से फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारे वीडियोस आपको 100% फ्री में प्रोवाइड करता है, तो आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताइए, अपने स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशन भाई बहनों को बताइए। साथ ही साथ इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे नए इंटरेस्टिंग टॉपिक बोर्ड एग्जामिनेशन वालों के साथ में, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।